प्यारे मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एफएम गोल्ड पर। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक उठाते हैं। तो हम लोग कल आपको ताज के शासन पर चर्चा कर रहे थे। ताज का शासन, और ताज के शासन में मैंने आपको बताया कि 1858 से लेकर के 1947 तक हमें ताज का शासन पढ़ना है। और ताज के शासन में मैंने तमाम आपको एक्ट वगैरह अधिनियम वगैरह लिखवाए होंगे, ठीक है। तो हम ताज के शासन में उठा लेते हैं 1858 का एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। 1858 का एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, या फिर दोस्तों हम इसे बोलते हैं एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट, एक्ट ऑफ बेटर गवर्नेंस। एक्ट ऑफ बेटर गवर्नेंस भी हम इसे बोलते हैं। तो इसमें क्या प्रावधान थे दोस्तों, मैंने आपको कल बताया है, लेकिन आप लोग पुनः दोबारा सुन लीजिएगा कि आप लोग जानते हैं कि भैया एक गवर्नर जनरल प्लस उसकी जो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ये कहाँ था, ये कहाँ का था, ये संपूर्ण भारत का था। कहाँ का था, संपूर्ण भारत का एक गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारी परिषद प्यारे मित्रों इस समय हुआ करती थी। इस गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित करके, क्या करके, नाम परिवर्तित करके गवर्नर जनरल की जगह वायसराय बना दिया गया और कार्यकारी परिषद हमारी ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन थे प्यारे मित्रों, लॉर्ड कैनिंग। क्या था, लॉर्ड कैनिंग हमारा हुआ करता था। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। पहला प्रावधान हमने देखा। दूसरा हमने यहाँ पर देखा कि ये जो बीओसी प्लस जो सीओडी दो संस्थाएं चली आ रही थी, इनकी शक्तियों को यहाँ से समाप्त कर दिया गया। शक्तियों को यहाँ से समाप्त किया गया, समाप्त किया गया। बहुत बढ़िया। बीओसी प्लस सीओडी। बीओसी कौन है, यह वह संस्था है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्यों को कर रही है, और सीओडी कौन है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रशासनिक उसकी प्रशासनिक सर्वोच्च इकाई है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कानून बनाती है। जब ये दोनों संस्थाएं खत्म हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया को समाप्त करने की भी अब बारी आ रही है प्यारे मित्रों, ठीक है। दोनों बात समझ में आ गई, ठीक है। नंबर 3, यहाँ से आप लोगों को देखने को मिला कि कई क्या उद्देश्य थे इनके उद्देश्य थे कि भारत पर अच्छा प्रशासन किया जाए कैसे न कैसे। और फिर भारत पर अच्छा प्रशासन करने के लिए ये एक पद लेकर के आए जिसे कहा जाता है भारत सचिव। क्या कहा जाता है, भारत सचिव, या फिर भारत मंत्री। भारत मंत्री पद लेकर के आई है। और इसकी सलाह के लिए इन्होंने एक भारत परिषद का गठन किया। किसका गठन किया, एक भारत परिषद का गठन किया जिसमें 15 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, जिसमें 15 सदस्य थे। और इस भारत परिषद की जो सलाह थी वो इस भारत सचिव के लिए कैसी थी, वो विवेकाधीन थी। कैसी थी प्यारे मित्रों, विवेकाधीन थी, विवेकाधीन थी, ठीक है। ये 3 प्रावधान आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। 1858 का बेटर गवर्नमेंट या फिर एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। बात क्लियर है। पहला आपको बताया मैंने कि जो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम परिवर्तित करके उसे वायसराय बना दिया गया। कौन था, तो वायसराय। प्रथम बनाया गया लॉर्ड कैनिंग को। बात ठीक है, ठीक है प्यारे मित्रों। यदि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ दे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अरे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, तो यही लॉर्ड कैनिंग है ना। अरे लॉर्ड कैनिंग है। क्या कहा जा रहा है यहाँ से सुनिएगा कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का वायसराय बना दिया जाएगा उसके नाम में परिवर्तित करके। यानी कि था कौन यहाँ भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। यहाँ प्रथम वो है लॉर्ड कैनिंग, तो यहाँ अंतिम यही होगा। यानी कि लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद प्रथम वायसराय, यही। बात क्लियर, बहुत बढ़िया। दूसरा, बीओसी प्लस सीओडी की जो संस्थाएं हैं, जो शक्तियां हैं इन दोनों संस्थाओं की, वो समाप्त की जा रही हैं। तीसरा,
भारत सचिव एक पद लाया गया। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भारत सचिव पद का सृजन कब किया गया, या फिर भारत मंत्री पद का सृजन कब किया गया। तो 1858 के गुड एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस से भारत मंत्री पद या फिर भारत सचिव पद का सृजन किया गया। इसकी सलाह के लिए मैंने आपको बताया कि भारत परिषद बनाई गई जिसमें 15 सदस्य थे, और इस भारत परिषद की सलाह इस भारत सचिव के लिए कैसी थी, तो विवेकाधीन थी। कैसी थी प्यारे मित्रों, विवेकाधीन थी। चलिए अब हम अगला पढ़ते हैं। अगला एक्ट कौन सा है हमारा, 1861। देखिए सुनिए मेरी बात प्यारे साथियों, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनते रहिएगा। मैं आपको बता दूं कि आपने देखा 1858 के एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस से पहले भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, और इस 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों की इतनी बुरी मार लगाई भारतीयों ने, तो ये अंग्रेज़ समझ चुके थे कि भैया अब भारत पर शासन करना, अब हम भारत पर शासन बलपूर्वक नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं भारतीयों को भी हमें शासन में भागीदारी देनी पड़ेगी। तो भारतीयों को शासन में भागीदारी देने के लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ये लोग लेकर के आए भारत में 3 परिषद अधिनियम। क्या लेकर के आए, 3 परिषद अधिनियम ये भारत में लेकर के आए। पहला 1861 का परिषद अधिनियम, 1892 का परिषद अधिनियम, और हमारा 1909 का परिषद अधिनियम। प्यारे साथियों, ये क्या उद्देश्य है इन 3 परिषद अधिनियमों का, कि भारतीयों को शासन में कहीं ना कहीं भागीदारी प्रदान की जाए। ये परिषद अधिनियम है प्यारे साथियों। ये क्या है, ये परिषद अधिनियम है, ये परिषद अधिनियम कौन से, 1861, 1892 और 1909। ये 3 परिषद अधिनियम ला रहे हैं, और ये तीनों का उद्देश्य है कि भारतीयों को शासन में भागीदारी प्रदान करना, भारतीयों को शासन में भागीदारी देना। बात क्लियर है यहाँ तक। तो अब डाल दीजिएगा 1861 का परिषद अधिनियम। 1861 का परिषद अधिनियम। प्यारे साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आर पीसीएस के लिए हमारी क्लास रामबाण होने वाली है। आप लोगों के लिए रामबाण क्लास होने वाली हैं, और आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा। प्यारे साथियों, आपके जितने भी साथीगण हैं, आप उन सबको वीडियो हमारी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी कुछ ना कुछ भला हो सके। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए। तो ये जो 1861 का परिषद अधिनियम है, पहला प्रावधान हमें यहाँ से देखने को मिलेगा कि भैया आप जानते हैं कि वायसराय है, एक उसकी कार्यकारी परिषद है। इसकी जो कार्यकारी परिषद है, इसको यहाँ से क्या दिए जाएंगे, यहाँ इसको विभाग दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, यहाँ से इनको कुछ विभाग दिए जाएंगे, कुछ डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ से पहला काम हो रहा है कि यहाँ से विभागीय प्रणाली दी जा रही है। विभागीय प्रणाली, या फिर हम इसे मंत्रिमंडलीय प्रणाली बोल सकते हैं। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, या फिर सिर्फ पोर्टफोलियो प्रणाली। इसे हम 3 नामों से जानते हैं। पोर्टफोलियो व्यवस्था, विभागीय प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली और पोर्टफोलियो प्रणाली। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्यों को विभाग कब आमंत्रित किए गए, तो 1861 में। और दूसरी प्रकार से पूछेगा कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब की गई भारत में, 1861 में। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि इस विभागीय प्रणाली के जनक कौन है। विभागीय प्रणाली के जनक कौन है, जनक यानी कि इसके पिता कौन है, तो ये है, कौन है, क्या नाम उनका, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो विभागीय प्रणाली के जन्मदाता या फिर जो जनक हैं वो कौन है, वो लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। बात क्लियर है साथियों यहाँ तक। आप जानते हैं कि विभागीय प्रणाली या फिर मंत्रिमंडल प्रणाली, मैंने आपको बताया,
जानते तो हैं आप कि भैया ये उस विभाग के मंत्री हैं, ये स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, गृह विभाग के मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, ये हमारे कोयला एवं उद्यान मंत्री हैं। समझ रहे मेरी बात आप? ये राजस्व विभाग के मंत्री हैं, ये पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम प्रकार के जो मंत्री होते हैं उनको यहाँ पर विभाग आमंत्रित किए गए। ऐसे ही वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उनको यहाँ पर क्या दिए गए? विभाग दिए गए प्यारे साथी, विभाग दिए गए। जैसे वर्तमान में विभाग दिए जाते हैं, रेलवे विभाग के मंत्री अलग हैं, स्वास्थ्य विभाग के अलग हैं, रक्षा विभाग के अलग हैं। ऐसे कहीं ना कहीं विभाग, इनकी जो शुरुआत हो रही है वो 1861 से हो रही है। और ये जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं अपने विभागों के प्रति प्यारे साथी रेस्पॉन्सिबल भी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। यानी कि इनके विभाग में यदि कोई गड़बड़ होती है तो सवाल जवाब इनसे किया जाता है। दोस्तों काफ़ी समय से तो हमें सुनने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ समय से हमें सुनने को पहले मिला करता था कि यदि रेल में कोई दिक्कत हो रही है, रेल के एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सोच लेते थे कि रेल विभाग के जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं उनका इस्तीफा आने वाला है, उनका इस्तीफा आने वाला है। क्यों? क्योंकि भैया वो उस काम को नहीं संभाल पाए, जिस काम के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी वो उस काम को नहीं संभाल पाए, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। इसलिए अब दूसरे मंत्री आएंगे। लेकिन काफ़ी दिनों पहले सुना करते थे, लेकिन अब तो ये सब चीज़ें नहीं सुनने को मिलती हैं। आप लोग समझ सकते हैं, बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अगला, ये जो वायसराय था उसकी जो कार्यकारी परिषद थी, वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्यारे साथी अब तक 4 स्थायी सदस्य हुआ करते थे। यहाँ पर एक सदस्य को और जोड़ा गया है, यानी कि आप कितने हो गए? वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्य संख्या हो गई हमारी 5। कितनी होगी प्यारे साथी? 5 हमारी वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्य संख्या हो रही है। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो विधान परिषद थी, अखिल भारतीय जो हमारी विधान परिषद थी, अखिल भारतीय विधान परिषद जो थी हमारी, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, उसमें प्यारे साथी अब तक कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य हुआ करते। टोटल सदस्य की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल सदस्य की मैं बात कर रहा हूँ जो कानून, जो विधि सदस्य थे। जो विधान परिषद में विधि पार्षद हैं, कौन हैं? विधि पार्षद हैं, विधि पार्षद। अब मैं आपको विधि पार्षद नहीं बोलूँगा डायरेक्ट दोबारा, मैं आपको अब विधान परिषद ही आगे टर्म यूज कर सकता हूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा कि विधि पार्षद की गुरुजी बात कर रहे हैं, जो वह सदस्य हैं ये जो कानूनों का निर्माण करेंगे। तो उस समय जब ये बनी थी, कब? 1853 में जब संस्था बनी थी, तो इसमें 6 सदस्य थे। कितने थे प्यारे साथी? 6 सदस्य थे। लेकिन यहाँ से इनकी सदस्य संख्या को 6 से 12 किया जा रहा है। बात समझ आ रही? न्यूनतम 6 होंगे और अधिकतम 12 होंगे। यानी कि अखिल भारतीय विधान परिषद में विधि पार्षदों की संख्या 6 से 12 कर दी गई। बात क्लियर है यहाँ तक? अरे बात क्लियर प्यारे साथियों, यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आप लोग जानते हैं कि प्यारे साथी कि ये जो हमारे परिषद अधिनियम लाए गए हैं, इन परिषद अधिनियमों का क्या उद्देश्य है भैया? इन परिषद अधिनियमों का उद्देश्य है कि भारत में क्या दी जाए? कहीं ना कहीं जो भारत के लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रशासन में सहभागिता प्रदान की जाए। तो प्यारे साथी पहली बार अखिल भारतीय विधान परिषद में, प्यारे साथी विधान परिषद में लिखिएगा कि विधान परिषद में प्रथम बार 3 भारतीयों को शामिल किया गया। 3 भारतीयों को शामिल किया गया। कौन थे? नंबर 1 बनारस के राजा पटियाला के राजा और हमारे सर दिनकर राव थे। सर दिनकर राव, हमारे ये 3 सदस्यों को पहली बार विधान परिषद में क्या दी गई? अनुमति प्रदान की गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बार भारतीयों को शासन में कब शामिल किया गया? मैंने आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कल भी पढ़ाया है 1833 वाले में। उसमें कहा था मैंने कि प्रथम बार भारतीयों को शासन में सहभागिता
प्रदान करने की अनुमति कब की दी गई, यानी कि अनुमति कब दी गई, सैद्धांतिक रूप से अनुमति कब दी गई, तो 1833 में, धारा 87 में मैंने चर्चा किया है। लेकिन अब मैं बात आपसे कर रहा हूं कि भैया प्रथम बार भारतीयों को विधान परिषद में, ये शासन प्रशासन में प्रथम बार भारतीयों को कब शामिल किया गया, यहां पर बात हो रही शामिल किया गया, तो 1861 के परिषद अधिनियम से। बात यहां तक क्लियर है प्यारे साथी, बात यहां तक क्लियर है? तो बता देंगे, अरे बता देंगे भैया, बहुत बढ़िया। अगला हमारा ये तीसरा प्रावधान था। अब हमारा चौथा प्रावधान हमें यहाँ से देखने को मिलेगा कि जो वायसराय हुआ करता था उसको यहाँ से एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। क्या दी गई? वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। आपातकालीन स्थिति में, कैसे स्थिति प्यारे साथियों? वायसराय को आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश का मतलब होता है अस्थायी कानून, यानी कि जब हमारी विधान परिषद काम नहीं करेगी तब उस परिस्थिति में वायसराय के पास ये अधिकार होगा कि वह अस्थायी कानून देश में लागू करवा सकता है। ऐसा मान चलिएगा वर्तमान में जो राष्ट्रपति हमारे अध्यादेश जारी करते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैंने आपको बताया है कि हम पढ़ रहे हैं संविधान का ऐतिहासिक विकास, यानी कि पैरसाती है विकास, धीरे 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 वर्तमान संविधान तक हम लोग पहुंचे हैं रिफॉर्म होते होते। ये कहीं ना कहीं शुरुआत हमें यहीं से दिखाई दे रही है। तो लिखिएगा अगला पॉइंट कि वायसराय को आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, शक्ति प्रदान की गई। क्या की गई? वायसराय को आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। बात यहाँ तक ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों आप लोग 1833 का चार्टर अधिनियम ध्यान रखिएगा। चार्टर एक्ट जो हमारा 1833 का मैंने पढ़ाया उसको आप लोग ध्यान रखें। मैंने आपको एक बात बताई होगी वहाँ कि भैया 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर शक्तियों का केंद्रीकरण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है प्यारे साथियों? शक्तियों का केंद्रीकरण किया जा रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था वहीं कि आप अपने एम डिसाइड कर लें, उद्देश्य डिसाइड कर लें कि शक्तियों का केंद्रीकरण 1833 में किया जा रहा है, लेकिन यह प्यारे मित्रों विकेंद्रीकरण कब किया जाएगा? यानी कि बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको कानून बनाने की शक्ति को छीना गया था कब? 1833 में। लेकिन यहाँ पर पुनः विकेंद्रीकरण किया जा रहा है 1861 में। बात क्लियर? बात ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए लिखिएगा अगला। यहां से क्या हुआ कि विकेंद्रीकरण किया गया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण किसका? शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। यानी कि प्यारे साथी यहाँ का होगा कि बंबई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर जो थे इनको कानून निर्माण की शक्ति पुनः दी गई। बात यहाँ तक क्लियर प्यारे साथी? समझ में आया आप लोगों के? यहाँ तक समझ में आया प्यारे साथियों? बहुत बढ़िया। अब मैं रफ कर दूं अब मैं। चलिए अब आगे मिलते हैं अगला। ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों आप लोग। प्यारे साथियों क्लास को जितना हो सके शेयर करें, शेयर करते चलें आप लोग। देखिए इसके बाद 1861 के परिषद अधिनियम के बाद
दो हमारे छोटे छोटे एक्ट आते हैं, जैसे 1873 का और 1876 का। 1873 और 76 का मैं आपको बता दूं, उसमें एक एक दो दो प्रावधान किए गए, ये आपको इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं प्यारे साथियों 1873 के एक्ट की। 1873 मैंने आपको बताया 1873 का एक्ट कि भैया इसमें क्या होगा, इसमें कुछ छोटे छोटे प्रावधान किए गए कि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ब्रिटिश संसद को अधिकार दिया गया, ब्रिटिश संसद को अधिकार दिया कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त कर सकती है, कर सकती है। तो प्यारे साथी अगले ही वर्ष 1874 में ईस्ट इंडिया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उसको क्या हुआ, नस्ते नाबूद कर दिया गया, यानी उसको समाप्त कर दिया गया। ये लीजिए प्यारे साथी, कहाँ 200, यानी कि देख लीजिएगा आप लोग, 1600 में बनी कंपनी और कहाँ ख़त्म हो रही है, 1874 में ख़त्म हो रही है, यानी कि 200 कितने साल, 274 साल प्यारे साथियों, 274 साल रूल किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, बात क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला देख लो आप 1876 का। 1876 का आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक छठा सदस्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? एक छठा सदस्य जोड़ा गया, जिसे दिया गया लोक निर्माण विभाग। क्या दिया गया? जिसे दिया गया प्यारे साथी लोक निर्माण विभाग। क्या दिया गया? लोक निर्माण विभाग इन्हें दिया गया। और अगला प्रावधान हमें यहाँ से देखने को मिलेगा कि जो महारानी थी, महारानी जो ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटिश महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। प्यारे साथी आप लोग जानते हैं कि इस समय भारत में दिल्ली में बहुत बड़ा भव्य दरबार लगाया गया था। तो ये जो महारानी थी, महारानी कौन सी थी? ब्रिटेन की जो महारानी थी, क्या नाम था? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। कब? 1876 के एक्ट के द्वारा। लेकिन घोषित किया कब किया गया? 1877 में। प्यारे साथियों अगले वर्ष ये क्वेश्चन पूछा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया? तो 76 के आधार पर 77 में। एक्ट पूछे तो 76 का, सन पूछे तो 77 में। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारा 1892 का परिषद अधिनियम। प्यारे साथी 1892 का परिषद अधिनियम। प्यारे साथियों आप लोग अब देखते चलेंगे, बेहतरीन तथ्यों से अब आप लोग रूबरू होते चलेंगे। जरा शांतिपूर्वक अपनी क्लास में बने रहें। देखिए 1892 का परिषद अधिनियम। प्यारे साथी आप लोग जानते हैं कि इन परिषद अधिनियमों का क्या उद्देश्य है? इनका? तो इनका उद्देश्य है कि भारत के जो लोग हैं उनको भी शासन में कहीं ना कहीं भागीदारी दी जाए, कैसी न कैसी। तो प्यारे साथी ये जो भारत परिषद अधिनियम 1992 में है, इसकी एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि यहाँ पर चुनाव जैसे सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। या दोस्तों यहाँ से निर्वाचन यानी चुनाव जैसे सिद्धांतों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, लाया गया है यहाँ पर।
देखिए सुनिएगा, आप लोग जानते हैं कि भैया एक क्या थी हमारी जो विधान परिषद थी, जो हमारी विधान परिषद थी, इसमें सदस्य संख्या अब तक हमारी कितनी थी, हमारी कितनी थी प्यारे साथियों, हमारी कितनी थी? तो हमारी होती थी 6 से 12, 1861 तक, 1861 तक हमारी 6 से 12 हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्या होगा, यहाँ पर हमारी जो सदस्य संख्या है वो 10 से 16 कर दी जाएगी। कितने कर दी जाएगी? 10 से 16 कर दी जाएगी। और ये जो 10 सदस्य हैं, हम तो न्यूनतम मान के चलेंगे भैया, हमें अधिकतम की क्या पता 16 आए ना आए, हम तो ये कह रहे हैं 10 आए पूरी तरीक़ा से। तो ये जो 10 सदस्य न्यूनतम सदस्य हैं, इनमें से प्यारे साथी 5 का तो होना है मनोनयन, 5 का होना है मनोनयन, और 5 का होना है प्यारे साथियों चुनाव, 5 का होना है चुनाव, 5 का होना है चुनाव। बात क्लियर है यहाँ तक? 5 का होना है मनोनयन, 5 का होना है चुनाव। प्यारे साथियों, अब आप लोग क्या देखेंगे, आप लोग इसी विधान परिषद में अब हम लोग क्या देखते चलेंगे, अब हम लोग इसी अखिल भारतीय विधान परिषद में शक्तियों इसको दी जाएंगे, इनकी शक्ति इसकी शक्तियों में विस्तार देखते हुए चलेंगे, कहीं ना कहीं इसकी शक्तियों में विस्तार देखते हुए चलेंगे कि कभी इसको बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जाएगा, समझ रहे मेरी बात आप, कई प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाएगा, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाएगा, बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा, कहीं ना कहीं इसकी शक्तियों में अब हम लोग विस्तार देखते हुए चलेंगे। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। तो मैंने बताया कि विधान परिषद की सदस्य संख्या को बढ़ा करके 10 से 16 किया गया, और 10 जो न्यूनतम है इनमें से 5 का होना है मनोनयन, 5 का होना है चुनाव। मैंने आपको बताया यहाँ पर इन अंग्रेजों ने चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया, इन अंग्रेजों ने चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये ससुर इतने चालाक थे, फिर इन्होंने भैया कौन से शब्द का प्रयोग किया? तो इन्होंने एक शब्द लेकर के आए, इन्होंने कहा कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर होने वाली नामांकन प्रक्रिया कौन सा शब्द किया यूज इन्होंने बताया कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर होने वाली नामांकन प्रक्रिया। इन्होंने 5 इनका चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया। लेकिन प्यारे साथी, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा, गुरुजी ये जो 5 हैं, 5 लोग हैं, ये लाए कहाँ से जाएंगे, ये 5 सदस्य हैं आएंगे कहाँ से? तो ये 5 सदस्य हैं आएंगे कहाँ से? तो ये 5 सदस्य आएंगे प्यारे साथियों, देख लीजिएगा। पहला वही बंगाल, बम्बई, कहाँ से आएंगे? ये प्रांतों से आएंगे, बंगाल, बम्बई, मद्रास, आगरा, कलकत्ता वाणिज्य मंडल, कलकत्ता वाणिज्य मंडल। इन 5 को भैया एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, और एक हमारा यहाँ से आएगा। ये कहाँ से लाए जा रहे हैं? ये प्रांतों से लाए जाएंगे। कहाँ से लाए जाएंगे? प्रांतों से लाए जाएंगे। और प्रांतों की जो विधान परिषदों में, यानी कि प्रांतों में भी तो विधान परिषद है, इन प्रांतों की विधान परिषद में जो सदस्य आएंगे वो प्यारे साथियों निश्चित निकायों की सिफारिश पर होने वाली नामांकन प्रक्रिया, यानी कुछ निश्चित निकाय होंगे, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी होंगी, कुछ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होंगी, MCD, और हमारी कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होंगे। ये क्या करेंगे? ये चुन करके भेजेंगे प्रांतों की विधानमंडल में किसी भी सदस्य को, और प्रांतों के विधानमंडल चुन करके भेजेंगे कहाँ पर? प्रांतों के विधानमंडल चुन करके भेजेंगे केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में। मैंने बताया कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर होने वाली नामांकन प्रक्रिया, ये निश्चित निकाय जो हैं, ये वाले निश्चित निकाय किसको भेजेंगे? किसी एक व्यक्ति को भेजेंगे, कहाँ पर? प्रांतीय विधानमंडल में। अब प्रांतीय विधानमंडल जो है वो किसको भेजेगा? किसी भी एक व्यक्ति को चुन करके भेजेगा, कहाँ? विधान परिषद में, जो केंद्र वाली है, अखिल भारतीय विधान परिषद में। बात क्लियर यहाँ तक?
बात क्लियर प्यारे साथी? ये भेजेंगे यहाँ, ये भेजेंगे यहाँ। समझ में आ गई ये वाली बात कि इन्होंने चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि इन्होंने कहा कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर होने वाली नामांकन प्रक्रिया। तो कहीं ना कहीं चुनाव तो हुए, ये चुनाव तो हुए, लेकिन चुनाव में प्यारे साथियों आप लोगों को यहाँ कहीं ना कहीं जनता नजर नहीं आई होगी। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जनता नजर नहीं आई, यानी कि कहा जाए तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। कैसा था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। कैसा निर्वाचन था? ये निर्वाचन जो हुए यहाँ पर, जो निर्वाचन हुए प्यारे साथी, वो कैसे हैं? वो अप्रत्यक्ष हैं। कैसे हैं? वो अप्रत्यक्ष हैं। कैसे हैं मेरे साथी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन की यहाँ से क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है प्यारे साथियों। क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका रेलवे, कहाँ पूछा था? रेलवे ग्रुप डी 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा था प्यारे साथी। देखिए ग्रुप डी तक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या था कि भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो कब? 1892 के परिषद अधिनियम के द्वारा की गई प्यारे साथी। ध्यान रखेंगे बात आप लोग, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोगों से मेरा यह है कि एक बात बताइए प्यारे साथियों, अब तक क्या है, अब तक जो विधान परिषद है हमारी, इसको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, बजट पर बहस करने का अधिकार नहीं है। समझ रहे मेरी बात आप? इसको कुछ भी अधिकार नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसी की विधान परिषद की जो शक्तियां हैं उनमें विस्तार देखते हुए चलेंगे। तो हम लोगों को यहां से देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? यहां से क्या हुआ प्यारे साथी मेरे कि विधान परिषद जो थी, विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। शक्ति प्रदान की गई। बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। समझ रहे मेरी बात आप? यदि वायसराय और उसकी जो कार्यकारी परिषद थी, यदि वो बजट लेकर के आती थी कहाँ पर? विधान परिषद में, तो प्यारे साथी भारतीय उस पर बजट पर बहस कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे। 1892 से ये अधिकार दिए जा रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि इन्हीं के अधिकार में हम लोग वृद्धि देखते हुए चलेंगे। बात क्लियर? बहुत बढ़िया, बात यहां तक ठीक है। मैं कह रहा हूं यहां पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार या फिर मतदान करने का अधिकार अभी नहीं दिया जा रहा है। वो दिया जाएगा आपका 1909 में जाकर के। बात ठीक है प्यारे साथियों? बात ठीक है। चलिए अब अगला आप लोग लिखिएगा 1909 का परिषद अधिनियम। 1909 का परिषद अधिनियम। 1909 का परिषद अधिनियम डाल दीजिएगा टॉपिक अपना। और परिषद अधिनियम तो आप लोग जानते हैं कि इनके उद्देश्य क्या है। इनके उद्देश्य तो भैया सीधे साधे हैं कि भारतीयों को हम देंगे, भारत क्या देंगे? शासन में भागीदारी प्रदान करेंगे। तो शासन में भागीदारी प्रदान की जा रही है प्यारे मित्रों धीरे धीरे। अगला डाल दीजिएगा 1909 का परिषद अधिनियम या फिर दोस्तों हम इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। ये जो मार्ले साहब हैं, मार्ले क्या है? मार्ले भारत सचिव हैं। क्या हैं? भारत सचिव हैं।
ये जो मिंटो हैं, मिंटो क्या हैं, ये वायसराय हैं, वायसराय। यानी प्यारे साथी पहले जो आ रहा है वो भारत सचिव है, जो बाद में आ रहा है वो क्या है, वायसराय है। तो इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है। दोस्तों ये जो मिंटो साहब दिख रहे हैं आपको, ये मिंटो साहब कोई साधारण आदमी नहीं है। ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने भारत में फूट डालो शासन करो की नीति तक लागू करवा दी। प्यारे साथी जो मिंटो हैं, मिंटो ने बंगाल में जाके क्या कर दी, बंगाल में जाके इन्होंने घोषणा करी, बंगाल में जाकर घोषणा करी कि मुसलमानों हो, मुसलमानों आप लोगों के लिए सरकारी जो रोजगार हैं, यानी कि जो सरकारी योजना हैं उनमें आपको सहभागिता प्रदान नहीं की जाती, प्रशासन में आपको सहभागिता प्रदान नहीं की जाती। तो आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग ऐसा कीजिए, ये जो मार्ले साहब हैं, मार्ले साहब के नाम एक पत्र लिखिए। क्या लिखिए, मार्ले साहब के नाम एक पत्र लिखिए, यानी ब्रिटेन सरकार के नाम एक पत्र लिखिए। भारत सचिव हैं, ब्रिटेन की सरकार ने भेजे, तो ब्रिटेन सरकार के लिए आप लोग एक पत्र लिखिए कि हमें भारत में क्या चाहिए, हमें भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली चाहिए, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली चाहिए। तो प्यारे साथी पहला हमें यहाँ से प्रावधान देखने को मिलेगा कि भैया यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया। प्यारे साथी आप लोग समझ रहे हैं क्या दिया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दी गई, यानी कि लोगों को इन्होंने अब धर्म में बांटना शुरू कर दिया। इसे तो कहते हैं फूट डालो शासन करो की नीति। हिंदुओं और मुसलमानों में क्या करते, इनमें चलता रहेगी और हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग शासन करेंगे। ये अंग्रेज बड़े चालाक थे। तो प्यारे साथी इन्होंने मुसलमानों को क्या दे दिया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब है, मान के चलिएगा जैसे मान चलो कोई जगह है, वहाँ पर 100 जो लोग रह रहे हैं, 100 की जो जनसंख्या है, 100 की जो जनसंख्या है, इस 100 में से कम जो 60 लोग हैं वो मुस्लिम हैं। वो क्या हैं, वो मुस्लिम हैं। तो प्यारे साथी केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनाव में क्या हो सकता है, चुनाव में लड़ सकता है, चुनाव में लड़ सकता है, फिर चुनाव का जो उम्मीदवार है वो बन सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा वो व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है। ये बोलते हैं पृथक निर्वाचन क्षेत्र। तो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया, किसके द्वारा, किसके द्वारा प्यारे साथियों, कौन है यहाँ पर वायसराय, मिंटो। तो प्यारे साथी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक कौन है, जनक कौन है, जनक कौन है प्यारे साथी। तो जनक कौन है, किसे कहा जाता है जनक, तो मिंटो को कहा जाता है। मिंटो कौन है, मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। बात यहाँ तक क्लियर है साथी, समझ में आ रही है आप लोगों की, समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरा प्रावधान, दूसरा हमारा यहाँ से आया कि जो हमारी ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, यानी कि हमारी जो अखिल भारतीय विधान परिषद थी, अखिल भारतीय विधान परिषद जो हमारी थी, उसमें सदस्य संख्या अब तक कितनी थी, 1892 तक। यह हमारी 1892 तक थी, हमारी कितनी थी, 10 से 16 थी। लेकिन यहाँ से क्या कहा जाएगा, यहाँ से प्यारे साथी 16 से 60 यहाँ पर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, लिखिएगा आप लोग कि अखिल भारतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या को बढ़ाकर 16 से 60 यहाँ पर किया गया। बात यहाँ तक क्लियर आ रही समझ में आप लोगों के? बहुत बढ़िया। प्यारे साथी आप लोग जानते हैं कि इन परिषद अधिनियमों का क्या उद्देश्य है, तो इन परिषद अधिनियमों का उद्देश्य है कि भारतीयों को भी शासन में भागीदारी प्रदान की जाए। तो दोस्तों पहली बार वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, इसमें पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, किसको, सत्येंद्र प्रसाद
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। और भारत जो परिषद थी, भारत परिषद जो थी, जो भारत सचिव की सलाह के लिए जो भारत परिषद बनाई गई थी, उस भारत परिषद में केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता को शामिल किया गया। कहाँ पर? भारत सचिव की जो भारत परिषद थी उसमें, भारत सचिव की भारत परिषद में केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी साहब को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है 1909 में। प्यारे साथियों, बात समझ में आप लोगों को आ रही है? ठीक है। अगला मैं आपको बता दूं कि आप लोग जानते हैं कि भाई मैंने आपको बताया था 1892 से कि भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी जा रही है और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार देगा। अनुपूरक प्रश्न यानी प्रश्न के ऊपर से एक और प्रश्न। एक बार में जवाब नहीं दे रहे मंत्री साहब तो दोबारा उसी टॉपिक पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिएगा, यानी कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अनुपूरक प्रश्न, या फिर ऐसा पूरा लिखें ऐसे हम लोग कि अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, अखिल भारतीय विधान परिषद को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार एवं बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। प्यारे साथी, आप लोग ध्यान रखेंगे कि पहला यहाँ से क्या किया गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक कौन है? तो मिंटो साहब को कहा जाता है। इसके तहत क्या किया गया कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। और मैंने आपको बताया कि अखिल भारतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या है वो 16 से कितने कर दिए गए? 60 कर दिए गए, 16 से 60 किए गए। और अगला बताया मैंने आपको कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया, प्लस भारत सचिव की जो भारत परिषद थी उसमें केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया। अगला बताया मैंने कि अखिल भारतीय विधान परिषद को प्रश्न पूछने का अधिकार एवं बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया। प्यारे साथी, आप लोग यहाँ तक समझते रहिएगा। बात क्लियर है प्यारे साथियों? बात क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बात क्लियर है। तो प्यारे साथी, आज की क्लास में यहीं तक रखूँगा। आगे मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। सपोर्ट बना रखें प्यारे साथियों FM गोल्ड परिवार को। धन्यवाद, नमस्कार।